मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ये उन चैप्टरों में से है जिनको आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इसके नंबर फिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि भैया श्रेणी यानी सीक्वेंस किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक पद यानी जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी के गुण के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी में 3 या अधिक पद को किस तरीके से लिखा किया जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो यूपी बोर्ड जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड में 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अगर बात करूं इस चैप्टर की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप क्या करो कि इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, तो इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके बोर्ड्स में। क्लियर? यानी ये उन चैप्टरों में से है जिनको आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इसके नंबर फिक्स है। बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि भैया श्रेणी यानी सीक्वेंस किसे कहते हैं। जहां पर बात करूं श्रेणी की तो काफी सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता कि श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या अंतर है, तो इस चीज को जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। उसके बाद बात करेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक पद यानी जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। क्या जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, उसे भी समझाएंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी के गुण के बारे में कि कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है और रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी में 3 या अधिक पद को किस तरीके से लिखा किया जाता है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है जहां पर आपको टर्म्स के बारे में, पद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो हमें वहां पे टर्म को लेट करना पड़ता है, पदों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि इतने 3 टर्म हमारे ये होंगे, ठीक है। तो कौन से टर्म हम लेट करें, कौन से पद हम लेट करें जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए, हमारे लिए आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इस चीज को जानेंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में कि भैया इसका फॉर्मूला क्या है, क्या एप्लीकेशन और क्या मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्सेप्ट समझो तो बड़ी बारीकी से, क्योंकि भैया देखो बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आने हैं, आपके अभी हाफ ईयरली आने वाले होंगे, हाफ ईयरली में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं श्रेणी यानी सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो ए ग्रुप ऑफ ए नंबर विच आर अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सर्टेन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी संख्याओं का वो समूह जो एक क्या करे, निश्चित नियम का पालन करता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं तो देखो कुछ चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। मान लो मैंने कहा मेरे पास एक रूल है, रूल क्या क्या कंडीशन है, 2k + 1, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि सर अगर k की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + 1 यानी 3। अगर k की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो क्या मिल जाएगा, तो मैंने कहा k की वैल्यू 2 रखोगे, 2 × 2 = 4 + 1 5। अगर k की वैल्यू मैं क्या रख दूं, 3, देन क्या हो जाएगा, तो हमने कहा 3 × 2 = 6 + 1 7 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या पाया कि ये जो नंबर है 3 5 7 आगे 9 आएगा, ये सब क्या कर रहे हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल समझना, मैंने कहा सर अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए 2x² - 1 वाला, ठीक है। तो यहां अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या मिलेगा, तो मैंने कहा x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 2 - 1 1 आएगा। हमने कहा सर x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 2 = 8 8 - 1 = 7 और x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या मिलेगा, तो मैंने कहा x की वैल्यू अगर 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9
9 2 18 और 18 में से 18 यानी 18 में से एक गया तो हो जाएगा 17। फिर हमने कहा x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32 और 32 में से एक गया 31। मैंने कहा सर एक श्रेणी मुझको ये मिल रही है क्या 3 5 7 समथिंग, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है एक श्रेणी मिल रही है 1 7 17 31। अब देखो क्या कहानी है, तो मैंने कहा सर जो ये हमारी श्रेणी है ये वाली किस रूल को फॉलो कर रही है 2k+1 को, यहाँ के की वैल्यू रखते जाएंगे आगे हमको श्रेणी मिलती जाएगी। वहीं पे इसकी अगर बात करो तो ये श्रेणी किस रूल को फॉलो कर रही है, हमने कहा 2x² - 1। बस सुन भाई, तो यानी वो सीक्वेंस या वो श्रेणी या वो समूह जो क्या कर रहा है किसी नियम का पालन कर रहा है, निश्चित नियम का पालन कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है श्रेणी कहलाता है। तो ये दोनों हमारी क्या है श्रेणी कहलाएंगी। ये बात समझ में आती है। सिंपल सी कहानी है क्या कि किसी वो क्या नाम है किसी निश्चित नियम यानी क्या कर सकते हो कि एक पैटर्न को एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा श्रेणी यानी सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर है बेटा। वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, 2x² - 1 भी हो सकता है, 2k+1 भी हो सकता है, कोई कहे k³ - k+1 तो ये भी एक सीक्वेंस हमको मिल जाएगा। या हम k की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको एक पैटर्न एक श्रेणी मिलती चली जाएगी। याद रखिएगा कि भैया सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। सीक्वेंस तो आपने समझ लिया कि भैया एक निश्चित ऑर्डर को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है सीक्वेंस कहलाता है। अब उसी सीक्वेंस के अंदर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस या कह सकते हैं वो विशेष टाइप के जो है समूह जो क्या कर रहे हो जिनके बीच में जैसे एक पैटर्न तो फॉलो कर रहे हैं बट जिनके बीच का जो डिफरेंस है अंतर है वो इक्वल हो, वो हमारा क्या कहलाता है समांतर श्रेणी में आता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल था 3 5 7। मैंने कहा सर एक बार फिर से एग्जांपल लो थोड़ा सा। जैसे 2k+1 है, अगर 2k+1 है k की वैल्यू 1 रखी थी तो हमें क्या मिला था 2+1 3, 2 रखी थी तो 4+1 5, फिर क्या मिला था k की वैल्यू जब 3 रखी 6+1 7, फिर 9 एंड सो ऑन। अब जब मैंने इनके बीच में डिफरेंस की बात की तो ये कितना है 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2 एंड सो ऑन। क्लियर। तो मैंने कहा सर जो हमको श्रेणी मिली है इनके बीच का डिफरेंस क्या है इक्वल है, इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए हम उसको कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो श्रेणी मिली थी एक ये तो हमने कहा ठीक है अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसकी बात करता हूं ठीक है तो यहाँ पे कहानी क्या है, मैंने कहा सर 7 - 1 ये आपका आएगा 6 और 17 - 7 ये आएगा 10 और 31 - 70 तो 11 में से 7 गए 4 और ये हो जाएगा 2 में से गए 14। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भाई श्रेणी ये भी है श्रेणी ये भी है, बट जब इसकी बात करता हूं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक बार 6 का एक बार 10 का एक बार 14 का आ रहा है। लेकिन जब इनके बीच में डिफरेंस की बात करता हूं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 2 2 और 2। ठीक है, तो जो इस टाइप की कौन सी ये स्पेशल टाइप की श्रेणी हो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो इक्वल हो, बीच का अंतर क्या हो समान हो, तो क्या कहलाएंगे समांतर श्रेणी कहलाती हैं। क्लियर है। यही आपका डेफिनेशन में भी कह रहा है क्या कि भैया समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या धनात्मक या ऋणात्मक जोड़ने पर प्राप्त होती है। अब इस चीज को भी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा सर बीच का अंतर सेम हो तो समांतर, एक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर एग्जांपल कहूं तो मैंने कहा सर जैसे 2 है, पहला प्रथम पद हमने क्या लिया 2 ले लिया और इसमें कहा कि अतिरिक्त प्रत्येक पद को पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, तो मान लेते हैं एक निश्चित संख्या हमारी क्या है 3, तो अगले टर्म कैसे मिलेगा उसको ऐड किया तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा और 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, क्या कि समांतर श्रेणी में एक ऐसा अनुक्रम जिसके प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को ऐड करने पे मिले, जोड़ने पर मिले। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लिया उसमें 3 को ऐड करते चले गए तो हमको एक श्रेणी मिली।
ये श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अच्छा जी, और ये अगर समांतर श्रेणी है तो इनके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने कहा 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3, 8 - 5 3, और 11 - 8 इज 3, एंड सो ऑन। क्लियर? तो याद रखिएगा कि किसी भी अगर आपको क्वेश्चन एक दिया जाएगा कहाँ, जहां पे ये पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके बीच में डिफरेंस यानी इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो समांतर श्रेणी है, और इक्वल नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी हो सकती है बट समांतर श्रेणी नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। तो मान लो, माना, ठीक है, एपी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में लिखने के लिए। मैंने एपी का प्रथम पद हमारा ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी समान पद या निश्चित पद वो जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टर्म समांतर पद, वो टर्म जिसको ऐड करके हमें क्या मिल रहा है? अगला टर्म मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस, वो हमारा डी। ठीक है, ये दोनों को लेट कर लिया। तो हमने कहा सर श्रेणी क्या होगी? वो व्यापक पद निकालना है तो उसके पहले हमें जनरल टर्म बताना होगा। तो हमने कहा सर इसी ने अभी बताया अकॉर्डिंग टू डिफरेंस कि पहले टर्म में एक कांस्टेंट टर्म को ऐड किया, यानी ए में एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया तो अगला टर्म मिल गया। इसमें फिर से डी ऐड कर दिया तो a + d + d इज 2d, a + 2d + d इज 3d, और a + 3d + d इज 4d, एंड सो ऑन। तो ये क्या होगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है कि भैया किसी टर्म, मतलब कोई एक टर्म लिया और उसमें एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते गए, तो जो श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो हमने कहा सर ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई जब प्रथम पद हमारा ए और इनके बीच का डिफरेंस, इनका बीच का जो अंतर है वो क्या है? डी, समांतर। ठीक है, तो क्या है? डी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारी श्रेणी बनेगी वो होगी a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, एंड सो ऑन। हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा जी, अब एक रिलेशन समझना। मैंने कहा सर ये हमारा पहला पद है, इसको मान लेते हैं t1, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा t2 हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पद है तो t3 हो जाएगा, ये हमारा चौथा पद है तो t4 हो जाएगा, पांचवा पद है तो t5 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एक क्या हो जाएगा? n टर्म आएगा, और जिसको हम tn कहेंगे। क्या होगा अभी देखते हैं। तो हमने कहा सर इसके लिए हम कंपेयर करके देख लेंगे कि n टर्म कौन सा होगा। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या कहानी है कि यहाँ सर एक था, t1 था, तो d की वैल्यू क्या थी? 0 थी। अरे 0 × d था, d का जो गुणांक था 0 था। यहाँ 2 है तो d के गुणांक की बात करूं तो 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है ना, d का जो मल्टीपल है क्या है? 2 है। यहाँ 4 है तो d का मल्टीपल क्या है? 3 है। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है। तो हमने कहा सर टर्म, पहला टर्म तो d का मल्टीप्लाई या फिर जो d का कोएफिशिएंट कहोगे, गुणांक कहोगे, वो 0, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ 4, तो यहाँ n तो वहां क्या होगा? n - 1 टर्म होगा। तो हमने कहा सर पहले टर्म में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ए, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है आपके किस पे? डी पे, जो कि होगा क्या? हमने कहा फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, लेकिन डी का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? अगर ये 4 है तो 3, 5 है तो 4, तो n है तो n - 1 होगा, यानी n - 1 × d होगा। ठीक है, और यही आपका फॉर्मूला है क्या कि nth पर टर्म या जनरल टर्म की बात करो तो tn = आएगा a + n - 1 × d। बात सुन में क्या है? tn = a + n - 1 × d इज द nth टर्म। वैसे समांतर पद, वो व्यापक पद क्या होगा आपका? जनरल टर्म क्या होगा? tn = a + n - 1 × d। अब ये वैल्यू किसी निकालेगा? तो सुना, यहाँ a हमारा क्या है? हमने कहा सर प्रथम पद, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन सा पद है ये।
10वां पद, 11वां पद, ये सब चीजें। ठीक है, तो इन सारी चीजों को वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उस प्लेस में उस पद का क्या मान है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो बात समझना, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, फिर से यहीं पे आ जाओ, यहीं पे, ठीक है, इसने क्या कहा था कि फिर फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, है ना, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर क्या हो गया हमारा डी, तो श्रेणी हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d होती है, और यही हमारा जनरल टर्म भी है, याद रखिएगा भाई, एंड सो ऑन। ये हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। क्लियर। और हमने कहा सर अगर मैं बात करूं किसकी, nth टर्म की, तो t1 क्या बताएगा हमारा, इसका पहला पद क्या है ये, t2 क्या बताएगा कि इसका दूसरा पद क्या है, t3 क्या बताएगा इसका तीसरा पद क्या है। कोई पूछ ले 10वां पद क्या है, तो आप क्या करोगे, या तो ये 10 पद लिखोगे या तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके 10वां पद निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल समझना, एक इजी सा नंबर लेता हूं, मैंने कहा एक श्रेणी है इवन नंबर की 2 4 6 8 10 12 13 14 एंड सो ऑन। अब कहा गया कि भैया इसका पांचवा पद बताओ, तो अगर पांचवा पद बताना है तो क्या होगा, हमने कहा 1 2 3 4 5, पांचवा पद हमारा 10 है, बट ये हमने क्या किया, सीरीज को बना के लिखा है। एक छोटा सा पांचवा ही पूछा है इसलिए हमने 5 टर्म लिख सकते हैं। कोई 50वां टर्म पूछ ले तब क्या करोगे, इसको 50 तक लिखने थोड़ी जाओगे, तब यूज करोगे फॉर्मूला। तो चलो देख लेते हैं फॉर्मूले का क्या यूज होगा। तो हमने कहा सर फॉर्मूला है, जैसे T5 की बात करो, यहाँ वेरीफाई भी हो जाएगा। तो मैंने कहा सर T5 अगर निकालना है, पांचवा पद क्या है, तो फॉर्मूला आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमने पढ़ा Tn इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने कहा सर a की वैल्यू क्या है, पहला a की वैल्यू है 2, हो जाएगा 2 प्लस d की बात करो तो 4 माइनस 2 इज 2, और n की वैल्यू है 5। भैया कंपेयर कर लेना और लिख देना a की वैल्यू क्या है, हमने कहा सर 2, d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस के बीच में अंतर क्या है, 4 में से 2 गए 2, और n की वैल्यू हो गई 5, तभी पांचवा पद ज्ञात करेंगे। अब वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हमने कहा सर ये हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 2 8 और 8 2 10। तो देखो भैया क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने टर्म नहीं लिखे, सीरीज को फॉलो नहीं किया, मैंने डायरेक्टली पांचवें पद पे क्या वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिया। यानी nth टर्म का पद, nवां पद का फॉर्मूला, nth टर्म या nवां पद का फॉर्मूला क्या करेगा, उस पद की क्या वैल्यू हो उसको फाइंड करेगा। अब यहाँ पांचवा था तो इजी था, यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। अगर ये कहेगा 5वां पद निकालो, 100वां पद निकालो, लेट 1000वां पद निकालो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करना हमको आना चाहिए और समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद आपको ये श्रेणी भी याद कर लेनी है, ये वाली, ठीक है, क्या चीज है ये, तो ये है भैया आपका द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कभी भी अगर आपको कोई श्रेणी लेट करनी होगी तो ऑलवेज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लेट कर लोगे, जहां पे a इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसको याद कर लोगे तो कभी कभी श्रेणी पूछता है कि भैया ये हमारा a है, ये हमारा d है, तो हमारी जनरल समांतर श्रेणी क्या होगी ये बता दो, या कुछ कंडीशन देगा जिसके थ्रू हमें समांतर श्रेणी को निकालना होगा, तो उस कंडीशन में इसका यूज हम करेंगे। तो ये चीज आप लिख लेंगे। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये वाला है, क्या भैया Tn क्या है, ये वाला पद, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। डन। चलो अब आगे चलते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए 7 11 15 19 23 एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, प्रूव दैट 7 11 15 19 23 इज एन एपी। तो हमने कहा सर अगर एपी है तो क्या होना चाहिए, यानी समांतर श्रेणी है तो क्या होना चाहिए, उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर इक्वल आता है तो उस कंडीशन में ये हमारी क्या होगी, एपी होगी।
और इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेते हैं। नीचे सीरीज दे देंगे, पूछेंगे भैया कौन सा एपी है या कौन सा एपी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो हमें अगर ये सीरीज दे रखी है तो हमने कहा सर दे रखा है 7, 11, 15, 19 और 23। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 11 - 1, देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने कहा सर कॉमन डिफरेंस ए डी इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3, और अगर जनरलाइज फॉर्म में कहूं तो Tn माइनस ऑफ Tn माइनस। ये होता है हमारा समांतर यानी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने कहा सर डायरेक्टली निकाल लो थोड़ा, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है, सिंपल सा। तो 11 में से 7 गए तो हमने कहा 4, 15 में से 11 गए 4, 19 में 15 गए 4, और 23 में से 19 गए 4। तो हमने कहा सर इन सब में कॉमन डिफरेंस यानी अंतर क्या है, समान है, तो ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब आपसे पूछे कि ये जो श्रेणी है, ये जो प्रोग्रेशन है वो एपी है कि नहीं, तो उस कंडीशन में उनका कॉमन डिफरेंस को इक्वल दिखा देना। अगर इक्वल है तो आपका समांतर श्रेणी है। और यहीं पे जैसे कि अगर ये होता भैया 3 की जगह 23 की जगह क्या होता है 24 होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमने कहा कि सर उस कंडीशन में इनका डिफरेंस 4 4 4 तो होता है, बट ये हो गया 5। तो अब ये क्या एपी है, नहीं है। बात समझ में? एपी के लिए मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जितने भी टर्म हो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस यानी उनके बीच का अंतर सेम नहीं है, समान नहीं है, तो उस कंडीशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होंगे। याद रखिएगा बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि भैया समांतर श्रेणी 27, 24, 21 का कौन सा पद 0 है। हमको बताना है कि हमारे पास एक एपी है, ऑब्वियस सी बात है 27, 24, 21 मतलब डिसेंड कम होती जा रही है, तो कोई पद 0 आएगा, तो कौन सा पद 0 आएगा हमको ये फाइंड करना है। और इस टाइप के भैया पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद 0 होगा, या फिर पद ही दे देगा कि कौन सा पद -187 टाइप का होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस चीज को समझेंगे। तो मैंने कहा सर हमें श्रेणी दे रखी है क्या 27, 24, 21। ठीक है सर, अच्छा जी। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो पहला टर्म क्या है a इक्वल टू 27। अगर इनके डिफरेंस की बात करूं तो 24 माइनस 27, देखो क्या फॉर्मूला था T2 माइनस T1, कॉमन डिफरेंस था T2 माइनस T1, पिछले से पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, तो 24 माइनस 27 क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 24 माइनस 27 आएगा -3। तो यही गेम है। बात समझ में? ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे जो सीरीज मिल रही है वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। कोई कांस्टेंट टर्म क्या किया, किसी टर्म से क्या किया, ऐड करते चले गए या सब्ट्रैक्ट करते चले गए, तो जो श्रेणी मिलेगी वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। यही कहानी है। तो हमने कहा सर ए की वैल्यू हमारी 27 आ गई यहाँ पे, और डी की वैल्यू आ गई -3। अब कह रहे कौन सा पद जो है हमारा 0 होगा, तो हम लेट करेंगे कि tnवां पद या nth पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मान लेंगे कि हमारा nth पद, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास इक्वेशन है, चलो निकालते हैं। हमने कहा सर जी हमें फॉर्मूला पता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने कहा nthवां पद लेट कर लेते हैं, क्या है 0, तो Tn की वैल्यू हमारे 0 हो गई इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 27, तो ये हो गया 27 प्लस n माइनस 1, तो हमने कहा n की वैल्यू तो पता नहीं, तो n माइनस 1 ही रहने दो, और d की वैल्यू है -3, ये हो जाएगा -3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ही तो है, एक ही वेरिएबल है n, बाकी सब तो पता है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। अब सुनो क्या आएगा, तो हमने कहा 27 यहाँ प्लस में, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो जाएगा -27 इक्वल टू -3 n माइनस 1। -3 यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो -27 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1।
माइनस से माइनस कट जाता है, 3 9 27, 9 आ गया। हमने कहा सर 9 n माइनस 1, -1 इधर +1 में आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, और n की वैल्यू 10 आई। इसका मतलब क्या है, जो हमारी सीरीज है इसका 10वां पद क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 10वां पद 0 होगा। इस चीज को याद रखिएगा। बस में तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। ठीक है, कह रहा कौन सा पद 0 होगा, ये कौन सा पद, मान चलो ये दे देता कि भैया कौन सा पद 100 -21 -27 और -20 होगा। ठीक है, तो हमें सीधा tn इक्वल टू वो टर्म मान लेना है और फॉर्मूले का यूज कर लेना है। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ गई तब तो 10वां पद ये है। अगर n की वैल्यू हमारी कोई फ्रैक्शन आ जाती, भिन्न आ जाती, तो इस कंडीशन में क्या होता कि n का कोई भी पद 0 नहीं हो रहा होता। बात में ही, यानी 0 इस श्रेणी में नहीं आता अगर n की वैल्यू हमारी क्या हो जाती, इंटीजर की जगह, पूर्णांक की जगह और कुछ मिलती, डेसिमल मिल जाती, दशमलव मिल जाती, भिन्न में मिल जाती। तो उस कंडीशन में क्या होता कि भैया 0 इस श्रेणी में नहीं होता। क्लियर है, तो इन चीजों को समझिएगा। क्या कि nth टर्म ने 0 मान लिया, सॉल्व किया, n की वैल्यू इंटीजर नंबर आई 10 आई, तो यानी ये क्या है, 10वां पद डायरेक्टली आ गया कि 10वां पद इसका 0 है। लेकिन अगर n की वैल्यू भिन्न आती तो उस कंडीशन में हमको क्या समझना था कि भैया ये जो 0 है इस श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम निगेटिव टर्म वाले क्वेश्चन भी करेंगे, आते हैं, याद रखना। ठीक है, अब आ गया अगला सवाल, और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीओ 2020 में भी पूछा गया और 2018 में पूछा गया। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। कितना प्यारा और कितना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया होगा। क्या करना है, तो हमने कहा सर 10th टर्म पूछना है, 10वां पद बताना है। 10वां पद बताना है यानी n की वैल्यू तो सीधा सीधा 10 दे दी। अब श्रेणी लिख लो, श्रेणी क्या है, 2 7 12 एंड सो ऑन। हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा जी, तो पहला पद, प्रथम पद क्या है, तो हमने कहा सर a की वैल्यू है 2। अब बात करें कॉमन डिफरेंस यानी समांतर की, तो d की वैल्यू आएगी 7 - 2 यानी 5, 12 - 7 भी 5 ही आएगा। कोई भी 2 टर्म लोगे, सेपरेट करोगे, आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो हमने कहा सर n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो T10 निकाल लो। nth 10वां पद क्या होगा ये बता दो, तो T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमने कहा a + n - 1 × d, फॉर्मूला लिख लीजिए। और एक चीज याद रखिएगा भाई, देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलना ना, साथ साथ ही फॉर्मूले जरूर रखते जाना। और फॉर्मूले लिखो, मैं तो कहता हूँ फॉर्मूले लिख के ब्रैकेट में डालो, टीचर को दिखाई दे कि मुझे फॉर्मूला आता है, मैंने लिख दिया सही फॉर्मूला है। ठीक है, ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं एग्जामिनर पे, भैया जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा आप सारी वैल्यूज रखते हैं, तो क्या होगा, हमने कहा सर a की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 रख दिया, प्लस n की वैल्यू है 10, तो हमने रख दिया 10, -1 × d, d की वैल्यू है हमारी 5, तो यहाँ रख दिया 5। क्लियर, सॉल्व कर लो, तो 2 10 - 1 इज 9 × 5, 9 5 45 + 2 45 + 2 47, तो 10वां पद क्या होगा, 47 होगा। जिसको विश्वास ना हो तो 10 पद तक लेके जाए, यानी हर बार क्या करे, 5 ऐड करता हुआ 10वें पद तक जाए, आपको 47 मिल जाएगा। बस में ही, ठीक है, क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया कि 10वां पद होता क्या है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है इसी पार्ट में कि nth पद निकालता क्या है। nth टर्म जो है उस स्थान पे क्या मान है उसकी बात करता है। ठीक है, कि 10वें स्थान पे ये सीरीज का जो भी टर्म आएगा उसकी क्या वैल्यू है, हमने डायरेक्टली निकाल दी 47। क्लियर है, ठीक है, चलो आ लो, आते हैं अगले सवाल की ओर। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन और यहाँ निगेटिव टर्म है। मैंने अभी बताया आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या कि भैया समांतर श्रेणी है इतना, कौन सा पद -81, तो हम मान लेंगे सीधा tnवां पद कौन सा है, -81 है, nवां पद कौन सा है, -81। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने कहा सर सीरीज आ गई, a की वैल्यू क्या है 21, d की बात कर लो तो कितना होगा 18 - 21, तो क्या हो जाएगा 3, 18 - 21 इज, लिख लेना भैया, -21 इक्वल टू -3। क्लियर है, अब सॉल्व कर लो। तो हमने कहा सर फिर से फॉर्मूला Tn
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगाएंगे। एनवा पद हमने क्या माना है -81, रख दो वैल्यू। तो हमने कहा सर टी एन इज -81 इक्वल टू ए इज 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है -3। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उनकी सारी वैल्यू पुट करके दिखा दी। क्लियर? अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो +21 इधर आएगा -21, तो 81 - 21 इक्वल टू माइनस ऑफ 3n - 1, मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई रखना है। आप चाहो खोल सकते हो, बट ठीक है सिंपल रखो, ज्यादा बेटर है। हमने कहा सर ये सॉल्व करोगे तो 1 1 2 और 8 2 10 102 और दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा -3n - 1। सिंप्लीफाई करो, 3 -3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। जैसे डिवाइड में आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा सर -102 अपॉन -3 इक्वल टू n - 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ गया। क्लियर? अच्छा जी, माइनस से माइनस कट लिए, आप चाहे इसको शो करो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से डिवाइड करो, हमने सर 3 3 9, 3 टाइम 9, 9 है 1 आएगा, 3 चौको 12 34, ये होगा 34 इक्वल टू n - 1, -1 इधर +1 तो n की वैल्यू आ जाएगी 35। तो क्या हो गया कि भैया इस श्रेणी का 35वां पद क्या है, -81 आएगा। अब ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, बट ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्लियर है। तो आप देख लीजिए कितना इजी सा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि nवां पद अगर दिया हुआ है तो हम उसको लेट कर लेंगे कि tn इक्वल टू -81 और सॉल्व कर लेंगे, बस में। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल की ओर, और ये सवाल आपका क्या यूपी बोर्ड 2019 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहानी है। कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7 और फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू फाइंड कर रहा है। फिर से एक बार कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद मतलब T17, उसके 10वें पद से, 10वां मतलब T10 से 7 अधिक है 7। हाँ, देखा अब कहानी क्या है, बच्चा इसे कंफ्यूज होता है। कहानी क्या है कि हमको बस यही समझना है कि क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाओ, उनके बीच में जो कंडीशंस है उसको समझ जाओ, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और प्यार से होता है। क्या कह रहा है, सिंपल सा कि एक समांतर श्रेणी है, हमने कहा मान लिया समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d कुछ भी है, ठीक है। अच्छा जी, उसका 17वां पद, तो हमने कहा 17वां पद हमने फॉर्मूला निकाला था क्या, T17। 17वां पद क्या हुआ, T17। 10वां पद क्या हुआ, T10। और इनके बीच में रिलेशन क्या है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो T10 में +7 करोगे उस 17वें पद के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन दे रखी है। हमने कहा ठीक है सर, हमारा इक्वेशन तो बन लिया, अब इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमने कहा ठीक है सर, चलो निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि प्रथम पद हमारा क्या है a और कॉमन डिफरेंस d है ना। हमको क्या करना है, सर्वांतर निकालना है। तो हम मान लेते हैं सर्वांतर हमारा d और प्रथम पद हमारा a। अगर प्रथम पद a और कॉमन डिफरेंस d है तो T17 क्या होगा, तो हमने कहा सर ये होगा, पहले निकाल लो अलग अलग से। हमने कहा T17, आप चाहो तो एक साथ रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए चीजों को बड़ा अलग अलग तरीके से सेपरेटली कर रहा हूं। हमने कहा T17 निकालना है, a की वैल्यू हमें पता नहीं, हमने लेट किया हुआ है, प्लस n - 1, n की वैल्यू पता है 17, तो 17 - 1 इंटू d, ये हो गया। हमने कहा सर ये हो जाएगा a प्लस 17 - 1 यानी 16d, ये हो गया T17 की वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो खुशी खुशी। फिर नेक्स्ट हमने कहा सर T17 पता है, T10 निकाल लो, तो T10 आएगा a प्लस 10 - 1 9 इंटू डी। सेम वे में जैसे यहाँ वैल्यू रखी वैसे यहाँ पे रख देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण हमारे मेन समीकरण में रख लो। ठीक है, इसको समीकरण 3 लिख दो, यहाँ स्टेटमेंट डाल सकते हो। अगर ऐसे करना है, नहीं करना है, सिंपल सी कहानी है, T17 T10 यहीं पे रख करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये चीज अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
बट आप समझ सको इसलिए ये चीज यहाँ पे की हुई है। चलो आ जाओ, मैंने अगर T70 की अगर बात करता हूँ तो फॉर्मूला है A, देखो T17 वैल्यू क्या है A+16D, तो हमने कहा सर ये वाला इक्वेशन उठाया T17 यानी A+16D इक्वल टू T10 की वैल्यू A+9D और +7, ये हमारा मेन काम। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू उठाया गए यहाँ पे रखी, तो T17 की वैल्यू है A+16D, T10 की वैल्यू है A+9D और +7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, काम खत्म। कैसे कर लेंगे, तो हमने कहा सर आ जाओ यहाँ पे एक बार, A से A कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आएगा 16D, तो हमने कहा सर 16D, 9D यहाँ प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9D इक्वल टू 7। सॉल्व करो तो 16 में से 9 गया 7, 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/7 यानी 1। तो भैया ऐसी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर क्या है 1। बात समझ में क्लियर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया टर्म्स के बीच में रिलेशन दे देगा, कुछ भी हो सकता है रिलेशन, ऐसा नहीं कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, बट कुछ भी रिलेशन दे देगा और सॉल्व कर लेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो कि आराम से 2019-2016 में भी पूछे गए हैं, वो आने के चांसेस भी होते हैं। एपी से आएगा तो यही सब 2 नंबर में यही सब आएगा। क्लियर, बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एपी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी के गुणों। अब क्या क्या गुण है इसकी बात अगर मैं करता हूं तो सबसे पहली बात क्या, एडिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट टर्म। सुनना क्या कह रहा है कि भैया अगर मेरे पास कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसमें किसी कांस्टेंट टर्म को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। मैंने क्या किया, कोई कांस्टेंट टर्म लिया और उसको सारे टर्म्स में ऐड कर लिया। एक एपी था, एक समांतर पद था, उसमें सॉरी एक समांतर श्रेणी थी, और समांतर श्रेणी के हर एक टर्म में मैंने एक कांस्टेंट टर्म 2 3 4 5 7 कुछ को क्या किया, हर एक टर्म में ऐड किया। तो ऐड करने के बाद जो एक नई श्रेणी बनेगी, उस नई श्रेणी का जो नई श्रेणी होगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी यानी एपी होगी। तो कहानी क्या है, सिंपल से याद रखने वाली कि अगर मेरे पास कोई एपी है और उस एपी के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं हर एक टर्म में, तो उस कंडीशन में जो नई एपी बनेगी, नई समांतर श्रेणी बनेगी, वो हमारी क्या होगी, वो नई जो श्रेणी बनेगी वो भी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। इस चीज को याद रखना, ठीक है, बात रिपीट हो गई। चलो आ जाओ, ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं तो मजा आएगी। तो हमने कहा मान लेते हैं मेरे पास एक समांतर श्रेणी, सबसे इजी क्या है, मैंने कहा सर जी 2 है, नहीं 3 नहीं मानेंगे भाई, मान लो 2 5 2 5 और 5 3 8 8 3 11 और 3 14 एंड सो ऑन, ऐसे कोई एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी तो है 5 2 3, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 8 11 गए 3 समांतर। भैया इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, यानी एक समांतर श्रेणी। हमने कहा एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, लेट 3 ले लेते हैं और सारे टर्म्स में ऐड करते हैं, ठीक है, 3 ऐड कर लो तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, +3 क्या किया, इसमें 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 एंड सो सारे टर्म्स में हमने क्या किया, +3 कर दिया। +3 किया तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। वैसे +3 ना करके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी इनका 3 ही है, कुछ और टर्म लेते हैं। मैंने कहा सर 5 कर दो, मैंने कहा सर +5 +5 +5 और +5 और +5। मैंने क्या किया, मेरे पास एपी थी और एपी के सारे टर्म्स मैंने क्या किया, +5 कर दिया, एक कांस्टेंट टर्म से क्या किया, एडिशन कर दिया। तो क्या मिलेगा, तो हमने कहा 5 2 7 मिल जाएगा, 5 5 10 मिल जाएगा, 8 5 13 मिल जाएगा, 11 5 16 मिल जाएगा और 14 5 19 मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब देखो जो नई श्रेणी मिली क्या ये भी एपी में है, तो मैंने कहा सर 10 में से 7 गए 3, 13 में से 10 गए 3, 16 में से 10 13 गए 3 और 19 में से 16 गए 3। तो हमने क्या पाया कि भैया किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करो तभी ये कंडीशन होगी कि किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे समांतर श्रेणी ही रहेगी। ठीक है, देखो +5 किया तो नई जो श्रेणी मिली तो वो भी क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल है।
इसके साथ एक और चीज हमने ऑब्जर्व की कि भैया पहले कॉमन डिफरेंस कितना था, 3 3 3 और 3। अब कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 3 3 और 3। इसका मतलब क्या है कि किसी भी समांतर श्रेणी में, कोई भी समांतर श्रेणी है उसके में किसी कांस्टेंट टर्म से, है ना, स्थिरांक से हमने क्या किया, हर एक टर्म में ऐड कर दिया, तो जो नई श्रेणी बनेगी, है ना, वो समांतर श्रेणी होगी और उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जो पहले था वही रहेगा, उसके कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा, द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम। क्या ये बात समझ में आती है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। क्या कह रहा, मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय ए कांस्टेंट टर्म। तो यदि आप किसी एपी के प्रत्येक पद को किसी शून्येतर स्थिरांक से गुणा या भाग दें तो परिणामी अनुक्रम भी एक एपी होगा। अच्छा जी, हालांकि सर्वंतर उस स्थिरांक के अनुसार। चलो इस बात को भी समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने कहा सर जी मेरे पास एक सीरीज है 3, छोटी रखते हैं जिससे आप कैलकुलेशन इजी से समझ सको। 3 5 है, ये 7 है, ये 9 है, एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस 2 है, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, एंड सो ऑन। यानी इनके कॉमन डिफरेंस सेम है, समांतर सेम है, डी की वैल्यू सेम है, तो ये हमारी एपी। क्लियर। मैंने कहा सर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर जो सीरीज मिलेगी, स्टेटमेंट क्या कह रहा कि भैया अगर मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है और उसमें मैंने क्या किया कि इसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो उस कंडीशन में जो नई समांतर श्रेणी बनेगी वो भी हमारी समांतर श्रेणी रहेगी, यानी एपी ही रहेगी। चलो इस बात को चेक करते हैं। हमने कहा सर जी ऐसा कर लो, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, मैंने कहा 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 2 18 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलते जाएंगे सारे टर्म। हमने कहा ठीक है सर, ये एक नई श्रेणी मिल गई। अब देखो क्या जो नई श्रेणी मिली वो एपी में है, तो हमने कहा सर 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया क्या 4, और 18 में से 14 गया 4। हमने कहा सर जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो तो इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो यानी ये समांतर श्रेणी हुई। यानी ये बात क्लियर हुई कि कोई भी अगर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसमें किसी कांस्टेंट टर्म से उसके प्रत्येक टर्म में क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, तो उस कंडीशन में जो नई श्रेणी बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो भी क्या होगी, जो नई श्रेणी बनेगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। इस बात को समझ लो। इसके बाद दूसरी चीज क्या समझ में आती है कि सर इनका कॉमन डिफरेंस अगर बात करूं तो ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था, यहाँ 4 था। तो इट मीन्स कि पहले वाले टर्म में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ था, बट अगर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो उनका कॉमन डिफरेंस चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारी क्या श्रेणी है, बट जो नई श्रेणी होगी वो भी समांतर होगी, इस बात की पुष्टि यहां से होती है। इस चीज को याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली क्या कि अगर मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है उसमें किसी कांस्टेंट टर्म यानी स्थिरांक से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हर एक टर्म में, प्रत्येक टर्म की बात कर रहा हूं, प्रत्येक पद की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो नई श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं कि अगर मेरे पास कोई श्रेणी है, कोई एपी है, उसके में किसी कांस्टेंट टर्म से मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा। तो मैंने कहा सर अगर उस क्या करो, किसी कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे हर एक टर्म में, तो जो नई श्रेणी बनेगी, जो नया प्रोग्रेशन बनेगा, वो हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारी नई श्रेणी क्या है। ठीक है, तो उससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, बात खत्म। क्लियर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी में 3 या अधिक पदों को किस तरीके से रिलेट करते हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर हमसे कहेगा कि भैया 3 पदों का योग कितना है, यानी सम ऑफ द 3 टर्म्स आर गिवन होगा, तो उस कंडीशन में हमारे टर्म क्या है, एपी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमको क्या मानना है जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो।
ठीक है। तो अगर कहे कि भैया 3 पद कौन कौन से होंगे यार, लेट करना पड़ेगा 3 पद क्या है, तो आप हमेशा लेट करोगे टर्म a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है। अगर वो कहे 4 टर्म को लेट करना है, क्वेश्चन ऐसा है जहां हमें 4 पदों को क्या करना पड़े, मानना पड़े, तो उस कंडीशन में हमेशा आप लेट करोगे क्या, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे भैया कॉमन डिफरेंस तो d ही है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस की बात करोगे तो उसमें 2d का रिलेशन आता है। अगर वो कहे कि भाई 5 पदों को लेट करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे 5 पदों के बीच में रिलेशन की बात कर रहा हो, संबंध की बात कर रहा हो या गिवन हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमेशा लेट करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। वैसे ये वाला जो 5 टर्म वाले हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ज्यादातर केसेस में यही दो से ही अपना काम चल जाता है। बट आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर समांतर श्रेणी के पदों को मानना पड़े, लेट करना पड़े, तो उस कंडीशन में हम इन चीजों को लेट करेंगे। अगर 3 टर्म कहे तो a माइनस डी, a प्लस डी, 4 टर्म कहे, 4 पद कहे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और ये आपका बोनस पॉइंट कि अगर 5 पद को कहे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d मानेंगे। अगर इसको आप लेट करते हो ना तो क्वेश्चन इजी वे में होगा। आप चाहो तो जनरल टर्म भी लेट कर सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 5d, है ना। बट इसको अगर लेट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगी, इस चीज को याद रखिएगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी में n पदों का योग। ठीक है। तो मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। जिसमें a क्या है आपका फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो उस कंडीशन में इन सभी टर्म का योग क्या होगा, तो हमने कहा सर इन सभी टर्म का योग Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा क्या कि n क्या है नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट डिफरेंस और d इज द कॉमन डिफरेंस। और फॉर्मूला है हमारा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अक्सर बच्चे फॉर्मूले को में ही गलती कर देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता फॉर्मूला, पहली चीज। और दूसरा क्या कि ये क्या बताएगा, तो मैंने कहा सर मान लो कि हमें शुरुआत के 10 पदों का योग जानना हो, है ना, कि फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स। ठीक है। तो 10 टर्म का अगर बात करूं, 10 पदों का योग, शुरुआती 10 पदों का योग, तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, इनके वैल्यू 10 डाल देंगे और हमें उनका योग आ जाएगा। ठीक है। इससे पहले हम उस टर्म में उस पोजीशन की, जैसे श्रेणी है हमारी, श्रेणी में 10वें पद पे कौन है, क्या टर्म है, हम ये फाइंड करते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूले से। ठीक है। लेकिन अगर उनका योग पूछ ले तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा कभी कभी लास्ट टर्म भी देता है, जो हमारी सीरीज होगी उसमें लास्ट टर्म दे दिया कि भैया a प्लस डी, a प्लस 3d डैश 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 ऑफ लास्ट टर्म l। ठीक है। तो जब भी लास्ट टर्म दिया देगा तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला यूज करोगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो फॉर्मूला हो गया क्या, पहला सम ऑफ द n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऑफ द n टर्म क्या होगा, n/2 a प्लस l। ठीक है। अभी लास्ट टर्म से एक चीज और याद आती है कि nth टर्म वाले फॉर्मूले में एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अच्छा, इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ही इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा। तो हम कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा हमको क्या, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, यानी किसी भी सीरीज का अगर मुझे लास्ट टर्म निकालना हो, लास्ट पर कौन सा है ये निकालना हो, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं हम। और ऑब्वियसली बात है यार, उसका nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, वही फॉर्मूला आपके सामने। तो कहीं कहीं ये चीज दिखती है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसके अलावा सीरीज जो लेट करनी है वो वाला पार्ट अगर इतना याद है, यानी कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन में
जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये चीज ध्यान रखना है कि कब योग की बात कर रहा है, कब सम की बात कर रहा है, और कब nth टर्म, 7वां टर्म, 8वां टर्म इसकी बात कर रहा है। जब nth टर्म की बात करेगा ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, जब सम की बात करेगा तो ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, बट ये यूज कर लोगे ज्यादा इजी रहेगा। और अगर लास्ट टर्म गिवन है, कभी कभी होता है ना, तो आप लास्ट टर्म के लिए इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हो। यानी कोई एपी, कोई श्रेणी दे रखी हो, उसका लास्ट टर्म फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वेयर एल का है लास्ट। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, अच्छे से याद करिएगा। क्लियर। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है, क्या क्वेश्चन है, प्यारा सा दे रखा है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए इफ एपी हमारी 8, 3, -2 एंड सो ऑन है। ठीक है, और देखो भैया ये क्वेश्चन का पूछा गया यूपी बोर्ड 2020 और 2022 में और 2017 में पूछा गया सवाल है। और कितना प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा, एपी के 22 पदों का योग यानी n इक्वल टू 22 उसने दे दिया, ज्ञात करना है, सीरीज दे रखी है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। हमने कहा सर a की वैल्यू क्या आएगी, यानी फर्स्ट टर्म क्या आएगा 8, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो 3 - 8 क्या होगा, दिखा देना, 3 - 8 क्या हो जाएगा, -5। 8 में से 3 के 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने कहा सर मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गया, n की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई -5। हमें क्या फाइंड करना है, हमने कहा सर यहाँ पे दे रखा है योग ज्ञात करना है, सम याद करना है, तो फॉर्मूला लग जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो हमने कहा सर हो जाएगा Sn की वैल्यू है 22, यानी सम ऑफ द n टर्म्स की बात कर रहा है, क्या प्रथम 22 पदों की बात कर रहा है, इस वर्ड को भी ध्यान रखना, प्रथम, फर्स्ट 22 टर्म्स। तो फर्स्ट 22 टर्म को निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा ये है S22 इक्वल टू n/2, n/2 n की वैल्यू क्या है 22, तो ये 22/2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस n-1 यानी 22 - 1 इंटू d की वैल्यू है -ऑफ। आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ से तो ये सीधा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा S22 इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 8 2 16, 22 - 1 21 और 21 इंटू ये हो जाएगा तो प्लस माइनस 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 21 इंटू 5। में अरे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस हो गया, और 21 इंटू 5, 22 से 1 गया 21 और 21 इंटू 5। क्लियर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 11 16 माइनस 5 1 5 5 2 10 105 5 1 5 5 2 10। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर लो। हमने कहा सर 15 में से 6 गए 9 और ये हो जाएगा क्या आपका 9 में से 1 गया 8 और इनटू क्या है 11। इसको सॉल्व किया, 15 में से 6 गए 9 और ये बचेगा क्या 9 में से 1 गया 8 89। सॉल्व करेंगे 11 9 99 की 9 हासिल 9 11 8 88 और 88 9 97 88 और 9 कर दोगे तो आ जाएगा 97 यानी 979 यानी 22 पदों का योग। और एक चीज और ये हो जाएगी वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस, क्योंकि -89 आएगा ना बड़ी भाई, इसको सॉल्व करोगे तो -89 आएगा। फाइनल आंसर आएगा -979। ठीक है, चूंकि डी की वैल्यू नेगेटिव है ना तो नेगेटिव में आएगा आंसर, कोई इशू नहीं है अपने पास। तो इट मीन्स कि सम ऑफ द 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स यानी 22 पदों का योग क्या हो जाएगा आपका -979 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो 2 बार आया हुआ भी क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है, आपको मिल भी जाएगा बोर्ड में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है भैया, समांतर श्रेणी है, कितने पद के लिए जाने चाहिए कि उनका योग 78 हो जाए। क्या बात है, ये क्वेश्चन भी आपका 22 और 2018 में पूछा गया है, 2021-2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और कितना इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा कि समांतर श्रेणी दे रखी है और पैरा कितने पदों का योग 78 होगा।
तो मान लेते हैं n पदों का योग 78 होगा, n पदों का योग 78 होगा, तो Sn इक्वल टू 78 गिवन है ना, n पदों का योग 78 होगा, योग दे रखा है ना, Sn इक्वल टू कितना हो गया 78। हमने कहा सर सीरीज क्या दे रखी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। हमने कहा सर a की वैल्यू यहां पे आ जाएगी कितना 24, ये गिवन है, ये हो गया। मैंने कहा सर d की वैल्यू बात करो तो 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 इज -3, ठीक है। और हमें क्या कह रहा भैया 24, d की वैल्यू -3 हो गया। Sn हमें पता है, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या आएगा। हमने कहा सर फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, Sn की वैल्यू 78, जो गलती ना हो ना, इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। ये n/2 हो गया, 2a की वैल्यू क्या है 24, तो ये हो गया 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3, यहाँ -3 लिख देना भाई लोगों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा। क्या किया हमने Sn a और d की वैल्यू Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में लगा दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने कहा सर 2 यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 78 इंटू 2, n को रहने दो, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 24 इंटू 2, 24 दूनी 48 और प्लस माइनस ये प्लस माइनस 3n और प्लस 3, ठीक है। माइनस ब्रैकेट भी ओपन कर लिया, तो -3 और माइनस माइनस प्लस ऑफ 3, ठीक है। चलो ये बन गया हमारा गेम। और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा। तो हमने कहा सर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 7 14 1 15, हो जाएगा 156 इक्वल टू n। इसको सॉल्व कर लो तो 48 3 51, 8 3 11 51 माइनस 3n, और n को अंदर लेके जाओगे तो बन जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर। क्या किया है ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन किया है, इसको सॉल्व करके तो 48 3 51 माइनस 3n, n जाएगा 51n माइनस ऑफ 3n स्क्वायर, माइनस ऑफ 3n स्क्वायर। हमने कहा सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गया n के टर्म में, तो ले आओ सबको इधर, तो आएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस ऑफ 156 इक्वल टू 0। हमने कहा सर 3 से सारे डिवाइड होंगे, क्योंकि हमें 3 का क्या है डिविजिबल रूल पता ही है, सम अगर 3 है तो डिवाइड बाय 3 होगा। हमने कहा सर 3 से सब में डिवाइड करो, ये होगा n स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 2 आएगा, 3 7 21 17n, और जब इसको डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। हमने कहा अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो हमने सर गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए, सिंपल सा क्या करना है। तो हमने कहा सर 52 इंटू 1 और 52 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में प्लस का साइन है, प्लस करने पे 17 है, तो 14 चौको 52, 14 चौको 52 और 14 प्लस 3 17, तो कर लो, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 14 प्लस 3 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 14n माइनस ऑफ 3n प्लस ऑफ 52 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो ये होगा n माइनस 14, यहाँ -3, देखो यहाँ माइनस है तो ऑलवेज माइनस कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लोगे तो ये आएगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 14 और n माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 14 और 3, और ये दोनों आपके आंसर्स होंगे। क्यों, क्योंकि भैया प्लस टर्म है, निगेटिव टर्म्स है, तो एक बार शायद डायरेक्टली पहले ऐड करने पे 78 आ जाएगा, और हो सकता है प्लस माइनस वाले टर्म कटने के बाद एक बार फिर इन पूरी सीरीज का सम कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ अगर पॉजिटिव आई है तो दोनों आंसर है। अगर यहीं पे इसको सॉल्व करते वक्त हम देखते कि n की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो उस निगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते, पॉजिटिव वैल्यू को ले लेते। क्या ये बात समझ में आई।
सिंपल सी कहानी है, दोनों वैल्यूज अगर क्या है हमारी पॉजिटिव है, इट मीन्स कि 3 टर्म का सम भी 48 आएगा और 14 टर्म का सम भी 3 टर्म का सम भी 78 आएगा और 14 टर्म का सम भी क्या हो जाएगा 78 आएगा। इसका मतलब ये है, ये मैं सोच रहा हूं कि दो आंसर है, कौन सा लें, दोनों ही आंसर सही हैं और दोनों को ही लेना है। बात समझ में क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है अगला सवाल, तेजी से करते हैं। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग 25 दे रखा है तथा प्रथम 10 पदों का योग दे रखा है 100। प्रथम पद तथा सर्वांतर को ज्ञात करना है। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, क्या करना है? तो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस डी। ये तो ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना। और देखो ये क्वेश्चन कब 22 और 2019 में पूछा गया, 2022-2019 में ये सवाल आया यूपी बोर्ड में, तो हल्के मत लेना, क्वेश्चन को सही से समझना। क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग दे रखा है 25 और प्रथम 10 पदों का योग दे रखा है 100। हमको प्रथम पद और सर्वांतर यानी ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा सर S5 की वैल्यू दे रखा है कितना 25, प्रथम 5 पदों का योग क्या है S5 is 25 और प्रथम 10 पदों के योग की बात कर रहा है तो S10 की वैल्यू दे रखा है कितना 100। हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, क्यों, सीधा फॉर्मूला ही तो लगाना है। S5 की वैल्यू पता है तो S5 निकालो, क्या होगा n/2, n/2 यानी 5/2, 2a प्लस n-1 यानी 5-1 इज 4d इक्वल टू कितना दे रखा है 25। ये हो गया पहला पार्ट, सॉल्व कर लो इसको। 5 से जाएगा ये 5 5 25 और 2 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 10। 5 2 10, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो तो ये बन जाएगा a प्लस 2d, 2 कॉमन लिया नीचे डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्या बात समझ में आई? सिंपल सा क्या था, हमने कहा S5 इक्वल टू 25 दे रखा है, फॉर्मूला हमें पता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, सीधा लगाया। a और d को हमने लेट कर लिया कि पहला प्रथम पद हमारा a, कॉमन डिफरेंस d है और इन्हीं की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने सीधा फॉर्मूले में रखा, आगे हमारा पास एक इक्वेशन। ठीक, अब बात करते हैं S10 की। तो हमने कहा S10 इक्वल टू 100 यानी n की वैल्यू आ गई 10। हमने कहा ठीक है सर, फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा n/2 यानी 10/2, 2a ए लेट किया हुआ है प्लस 10-1 9 d इक्वल टू कितना गिवन है, हमने कहा सर 100। फिर से Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगाया तो हमें ये मिल गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो 10 से 100 जाएगा 10 आ जाएगा और 2 यहाँ डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 20। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा सर हमारे पास कई सारे मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, दोनों का यूज करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा सर समीकरण 1 और 2 है, तो समीकरण 1 में क्या करो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 10। ठीक है, इसको और इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 20। ठीक है, इसको समीकरण 3 लिख दीजिए। यहाँ स्टेटमेंट डालिएगा। देखो ऐसा है, द्विघात समीकरण जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पे हमें स्टेटमेंट बीच बीच में रखने होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो आप लिखोगे क्या समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पे। फिर उसके बाद हमने कहा सर समीकरण 3 से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों को साइन का सेम, दोनों टर्म्स ए के जो कोफिशिएंट है उनका साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हुआ, तो हमने कहा सर इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, 2a माइनस 2a कट गया, 4d से माइनस 9d जाएगा तो ये आएगा माइनस ऑफ 5d और माइनस 20 से 10 जाएगा माइनस ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/5 यानी माइनस 10/5 मतलब माइनस नहीं, क्या हो जाएगा -5, ये आप जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो d की वैल्यू 2 आ गई और कॉमन डिफरेंस अगर d की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन d का मान क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पे।
तो आ जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 2 इक्वल टू 5। सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 4, यानी a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्या हो गया, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। अगर आप चाहो इसको वेरीफाई करना तो सिंपल से इन वैल्यूज को उठा के समीकरण 2 में रख दोगे। हमने कहा 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू कितना, तो 9 इंटू 2 और 18 2 20, देखो 20 आ रहा है ना, इसमें वेरीफाई भी हो गया। तो a की वैल्यू क्या आई 1 और d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2 और यही आपका फाइनल आंसर है। कभी कभी आंसर चेक कर लोगे, इससे क्या होगा, चीजें बिल्कुल सही होंगी। भैया इतनी मेहनत की है, कुछ तो फल मिले है ना। हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। इसी में अगर वो पूछ ले आपके सीरीज क्या है, वो श्रेणी क्या है, तो आप क्या करोगे, फिर से वही 1 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 एंड सो ऑन। सीरीज हमारी ये होगी। ठीक है, जिसका सम दे रखा था 5 टर्म का 25 10 टर्म का 100। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि उस अनुक्रम के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसमें दो टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक बार SN इक्वल टू समथिंग कोई इक्वेशन दे रखा होगा और यहाँ पे nवां पद दे रखा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ये समझना। मैंने कहा सर जी हमें प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन सीरीज पता नहीं, लेकिन हमें एक फॉर्मूला दे रखा है Tn इक्वल टू क्या 5n माइनस 3 और ये क्या है, ये है आपका nवें पद का वैल्यू है ना। हमने कहा nवें पद की वैल्यू है तो यहां से n की वैल्यू रख करके हम क्या करेंगे, सीरीज निकाल सकते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 रख देनी है। और एक चीज फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, Tn दे रखा है, nवां पद की बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया। लेकिन अगर सम ऑफ n पद का कोई इक्वेशन देगा तो उसके लिए अलग अप्रोच होगा। दोनों अप्रोचों को मैं बताऊंगा और ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमने कहा सर Tn इक्वल टू 5n माइनस 3, nवां पद है तो ये किसकी वैल्यू देगा, हर एक पद की वैल्यू देगा ना। तो n इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, तो T1, तो पहला पद आपका निकल आएगा क्या 5 इंटू 1 माइनस 3, कितना हो गया, तो हमने 5 माइनस 3 इज 2, पहला पद हमारा क्या है 2। T2 निकाल लो, T2 क्या होगा, तो हमने कहा सर 5 इंटू 2 10 माइनस 3 कितना 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। T3 की बात कर लो तो 5 था 15, 15 में से 3 गए 12। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से सीरीज मिलेगी। तो हमने कहा सर वैल्यू 1 2 3 रखने पे हमको सीरीज मिल चुकी है क्या 2 7 12 एंड सो ऑन, इसी तरीके से n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपको आगे की सीरीज मिल जाएगी। बट उससे अपना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमने कहा सर पहला पद हमको मिल गया कितना 2, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 5 और a और d की वैल्यू पता है तो हमको क्या फाइंड करना है, योग ज्ञात करना है, यानी S16 याद करना है। अब S16 की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगा दो सीधा n/2 यानी 16/2, 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 16 माइनस 1 15 d और d की वैल्यू भी रख देते हैं भाई, है ना। d ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी जो उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा 15 इंटू d इज 5। सिंपल सी कहानी है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ये वाले टर्म जैसे ही आते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अगर nवां पद का दे रखा है तो आप ये ले लो, और यहीं पे अगर सम वर्ड होता कि सम ऑफ nवां पद यानी n पदों का योग Sn की वैल्यू देता तो उसके लिए एक दूसरा अप्रोच है। जैसे क्वेश्चन आएगा मैं इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा अगर nवां पद दे रखा है तो n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, हमको सीरीज मिल जाएगी और सीरीज मिल गई, ad की वैल्यू मिल गई, तो जो भी पूछेगा वो हम बता दें। बात समझ में, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 8 16 ये 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 2 2 जा 4 प्लस 15 15 75 25 सॉल्व करोगे 8 इंटू 79। ठीक है, तो यहां से S16 की वैल्यू आएगी कितना 8 9 72 के 2 हासिल 7 8 7 56 और 56 56 56 और 7 56 7 हो जाएगा आपका 63।
है ना, 56 है, 4 और 3 63, तो 632 आएगा S16 की वैल्यू। ये बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, याद रखने का, और फंसेंगे तो 2 नंबर में वो सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे, या तो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज को याद रखो। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो यही बात है, ध्यान दे रखा है n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जनरल टर्म दे रखा है। यहाँ पे देख रहा था अनवा पद कौन सा है, यहां बात कर रहा है योग की बात कर रहा है, यानी ये वैल्यू दे रखा है Sn इक्वल टू क्या, 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो हमें 8 पद का 8वां पद क्या है, यानी T8 पूछ रहा है। क्या है, सम दे रखा है nवां पद और आपको T8 पूछ रहा है। यहां पे क्या था, nवां पद दे रखा था और सम पूछ रहा था, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब भी सम की बात करेगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग है, योग की बात करेगा यानी Sn की बात करेगा, तो क्वेश्चन क्या अप्रोच होगा इसको समझना। तो मैंने कहा सर यहां अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या मिलेगा, तो S1 मिलेगा, ये हो जाएगा 5 इंटू n स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस 4n, सो 4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 यानी 9। तो S1 पहला पद, एक पद का योग, तो एक पद तो वो हमारा पहला ही पद होगा जिसकी वैल्यू आ गई हमारी 9। हमने कहा सर यही हमारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं, हमने कहा n इक्वल टू 2 रखोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे नहीं कहेगा S2, और S2 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग होगा। हमने कहा सर S2 हमारा निकलेगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 20 और 4 दूनी 8, ये हो गया 28। अब सुना, काफी सारे बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, जैसे यहां मैंने T1 T2 T3 निकाला था तो ये nवे पद थे, यानी पहला पद तुम्हारा 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले पद का योग, तो पहला पद तो सिंगल ही होगा, तो यार उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यानी फर्स्ट टर्म तो हमारा 9 आ गया। 2 पदों का योग, तो पहला प्लस दूसरा, उन दोनों पदों का योग 28 है। ये T2 मत मान लेना, गलती यही हो जाती है कि इसको T2 मान लेते हैं, यानी दूसरा पद मान लेते हैं। दूसरा पद ये नहीं होगा, दूसरा पद आपको निकालना पड़ेगा। क्या होगा सेकंड टर्म, तो हमने कहा सर T2 के लिए, सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 28 से माइनस करना पड़ेगा पहला पद, तो क्या होगा 28 माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी होगी 9, 28 माइनस 9, 18 से 9 गए 9 और 1 19, तो जो सेकंड टर्म आएगा वो आएगा आपका 19। बात समझ में आई? इसी तरीके S3 भी निकाल लो, S3 क्या होगा, तो हमने कहा सर 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 45 और प्लस रख देना, 3 का स्क्वायर 9, 9 पना 45, 45 प्लस 4 इंटू 3 12, 45 प्लस 12 आ जाएगा, ये हो गया 5 2 7, 4 1 5 57। अब ये 57 क्या है, T1 प्लस T2 प्लस 3 की वैल्यू है 57। तो अगर S3 सॉरी हमको थर्ड टर्म निकालना है T3, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सम आया है 57 इससे सेपरेट कर दोगे किसको, T3 को, सम ऑफ द T3 को नहीं, सम ऑफ S2 को सेपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा 28। सम ऑफ 2 टर्म को सेपरेट करोगे, तो यहां मैंने T1 लिख दिया, उससे काम चल गया। वैसे देखा जाए तो गलत ये भी है, लेकिन हम इसको गलत नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि T1 या S1, T1 S1 दोनों सेम ही होंगे, इसलिए ये चल गया यहाँ पे। लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब भी अगला पद जैसे T3 निकालना है, तो आपको जो भी सम आएगा, जैसे यहाँ S3 आया, उससे सम ऑफ 2 टर्म S2 को सेपरेट करना है। अगर यहीं पे T4 निकालना होगा तो सम ऑफ S4 यानी S4 माइनस S3 करना पड़ेगा। T5 निकालना होगा तो S4 माइनस T5 अगर निकालना है तो S5 माइनस S4 करना पड़ेगा। इस टर्म का सम माइनस पिछले वाले जितने भी टर्म है उनका सम जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पद आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17 में से 8 गया 9, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 29, तो हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो अगर ये थर्ड टर्म है तो हमारी एपी क्या बनेगी, तो एपी बन जाएगी T1 यानी 9, दूसरा टर्म क्या है 19
और तीसरा टर्म आया है 29, चौथा क्या आएगा? तो मैंने कहा सर जी 39, आप चेक कर लेना, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिख गया। तो हमने कहा सर फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया क्या 9 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 माइनस 9 इज 10, और हमको निकालना था क्या S8 नहीं, S8 नहीं, T8 निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होगा A इज 9 प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7 इंटू डी की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 70 प्लस 79। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक बार इस चीज को फिर से समझ लेना, इन दोनों में डिफरेंस ये वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज होकर गलतियां करता है। क्या चीज याद रखनी है, जब भी सम वाला केस आएगा S1 n की वैल्यू 1 रखने पे पहला पद मिल जाएगा, S2 से हमें दूसरा पद मिलेगा, लेकिन ये सम ऑफ टू टर्म्स हैं, तो दूसरा पद निकालने के लिए हमें T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे S2 और S1 और T1 की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने T1 रख दिया। कायदे से ये क्या होना चाहिए था, T1 की जगह हमारा S1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर S3 की बात करोगे तो क्या होगा, तो हमने कहा S3 की निकालने के लिए सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, तो जो मिलेगा वो S3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जब T3 निकालना होगा तो सम ऑफ 3 टर्म यानी S3 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 माइनस S2 कर दोगे तो हमारा 29 आ जाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इस चीज को अच्छे से समझो यार, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत तगड़े आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो सबसे पहले कंडीशन को समझेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हो क्या कहानी कह रहा कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, एयर पोल्यूशन बहुत हो ही रहा है तो पेड़ तो लगाने चाहिए। अब दूसरी बात कह रहा है, यह तय किया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या, प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक सेक्शन के द्वारा लगाए जाने गए पेड़ों की संख्या उस कक्षा की संख्या के 5 गुना होगी। हमने कहा ठीक है सर, जिससे वह संबंधित सेक्शन संबंधित है। अच्छा जी, यदि स्कूल में 1 से 10 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है तो बताइए छात्रों द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन देखो अगर चीजें समझोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ पाओगे तो भैया ये क्वेश्चन आप पढ़ करके ही भूल जाओ, ऐसा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या है ना, सिंप्लीफाई, 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो कि क्या क्या चीजें कह रहा है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके इक्वेशन की ओर बनाने की कोशिश करो। फिर से एक बार क्या कह रहा छात्र, चलो यहाँ तक कहानी हमारी वो नहीं है, क्या कहानी कहाँ से स्टार्ट है। प्रत्येक कक्षा के, ये वाला जो पार्ट है आपको ध्यान रखना है, कौन सा वाला, हमने कहा सर प्रत्येक कक्षा, 1 सेकंड रुकेगा इसको हटाते हैं, ठीक है। मैजिक नहीं, ठीक है, बात इसकी है क्या, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या क्या है कि उस कक्षा की संख्या के 5 गुना है। जो क्लास है उसका क्या होगा 5 टाइम्स होगा। कक्षाएं कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक, तो हमने कहा सर 1 2 3, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा सर अगर इक्वेशन की बात करो तो पहला मान के लो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, ऐसे ही 10 क्लासेस हैं। हमने कहा ठीक है सर। अब पौधे कैसे लगाने हैं, क्या है, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन के द्वारा लगाए जाने पेड़ों की संख्या उस कक्षा की संख्या के 5 गुना, यानी 1 है तो 5, 2 है तो 10, 3 है तो 15, 4 है तो 5 गुना है ना, 5 को 20, 5 है तो 25। इस टाइप से पौधे हमको लगाने हैं। अच्छा जी, और एक बात कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन हैं, 1 सेक्शन नहीं 3 सेक्शन है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 3 होंगे और इसके
3 होंगे, इसके 3 होंगे, इस तरीके से 10 कक्षाओं के 3 पार्ट्स होंगे। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब क्या है, फिर से एक बार समझना, ये कहानी इतनी समझ में आई कि 10 क्लासेस हैं और हर एक कक्षा से 5 टाइम्स हमको क्या है, पौधे लगाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा की संख्या के 2 गुने हैं। अब एक यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक सेक्शन, तो एक कक्षा में कितने, 3 सेक्शन, तो एक क्लास से कितने, पहली वाली क्लास से 5 5 5, हर एक सेक्शन 5 पौधे लगाएगा। दूसरा सेक्शन कितने क्वेश्चन पेपर वो लगाएगा, तो हमने कहा दूसरे में भी तो 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, और 5 × 2 10, और 10 10 10 तीनों सेक्शंस लगाएंगे। ये हो गया हमारा पार्ट। तीसरे सेक्शन की बात करो तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो हमने कहा 15 15 15, ये हो जाएगा 20 20 20, इसी तरीके से 25 25 25 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ पौधे निकालिए, क्या होगा, फिर से हमने कहा सर 5 5 10 5 15, ये 15 हो गया, 10 10 10 20 30, ये 30 हो गया, 10 20 30 है ना, 15 3 45 45 हो गया, 20 3 60 हो गया, और 25 3 75, और इसी तरीके से 10 क्लासेस का है। देखो एपी मिल गई। क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या कंडीशन है, कह रहा है भैया 1 से 10 तक क्लासें हैं, हर एक क्लास में 3 सेक्शन हैं, तो 1 से 10 तक क्लासें हैं और हर क्लास में 3 सेक्शन हैं। पौधे कितने लगाएंगे, जितनी क्लास है उसका दुगना प्रत्येक सेक्शन, ये वाली बात, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन द्वारा, तो हर एक कक्षा में 3 सेक्शन, और हर एक सेक्शन से क्या करना है, 5 5 पौधे, इससे 5 5 पौधे, इससे 10 10 पौधे, 15 15 पौधे। कितने पौधे लगाने भैया, क्लास से दुगने लगाने, तो 5 × 5 टाइम्स लगाने, 5 गुने लगाने, है ना, तो 1 × 5 यानी एक सेक्शन को 5, तो 3 सेक्शन है तो 5 5 5, 5 2 10, सेकेंड क्लास में क्या होगा 5 2 10, यानी एक सेक्शन को 10 पौधे लगाने, तो 10 10 10, 3 तो 15 15 15 15, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पौधे लगाते चले जाएंगे, कहां तक, क्लास 10th। हमने कहा ठीक है सर। अब कह रहा बताइए छात्रों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, तो हमने कहा सर 10 क्लासेस हैं और सम ऑफ द एंटम्स बताना है। ये हमारा एपी है। क्या एपी है, हमने कहा सर एपी हमारा निकल के आया 15 30 45 60 एंड सो ऑन। हमको फाइंड करना है टोटल कितने पौधे लगे, तो 10 क्लासेस हैं तो S10, अरे 1 2 3 कितने टर्म, 10 टर्म है, तो S10 निकालना है, लगा दो फॉर्मूला। तो हमने कहा सर ए की वैल्यू आएगी 15, सॉरी यहाँ फिर से मैंने कहा सब कुछ लिख लो या अगले पेज में चलते हैं, ज्यादा बेटर आएगा। मैंने कहा सर ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 15, डी की वैल्यू की अगर बात करता हूं तो आ गई 30 - 15, डी की वैल्यू क्या आएगी, हमने कहा सर 30 - 15 आएगा आपका 15, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। हमें क्या बताना है, S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा सर लगा दो फॉर्मूला जल्दी से, तो क्या होगा S10 = n/2, यानी 10/2, 2a की वैल्यू है 15 प्लस n - 10 - 1 यानी 9 इंटू डी की वैल्यू है 15, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, हो गया 5, यार चेंज नहीं हुआ, चलो 5, 15 दूनी 30 प्लस 15 9 135, सॉल्व कर लो, 5 ऐड कर लोगे तो 5 3 3 6 और 1 165 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जार 25 कैरी 2, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8 825। तो भैया पूरी कक्षा द्वारा पूरे छात्रों द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो हमने कहा सर 825 पौधे लगाए जाएंगे। कितने, 825 पौधे लगाए जाएंगे। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनमें सबसे देखो क्वेश्चन आसान था, बस मेन है इन कंडीशन को समझ के उस सीरीज को बनाना। गेम यहां फंसेगा, अगर आपने ये सीरीज सही बनाई तो आगे तो आप सही कर लोगे क्योंकि वही तो करते आ रहे, लेकिन सारा गेम क्या है, इस सीक्वेंस को समझना कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है और वो पैटर्न क्या। अगर आप समझ गए, इक्वेशन आपने बना ली तो ऑलवेज आंसर सही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या ये बात सुन में, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई।
तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। तो जल्दी से इन सब चीजों को कवर करिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और जल्दी से भैया सबको शेयर कर दीजिए अपने नन्हे मुन्ने भाई बहनों को जो भी 10th पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड में हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में हैं, ठीक है, परेशान हो रहे हैं कि भैया उनको कहाँ से पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। यहाँ पे हर एक चीज आपको अच्छे से मिल जाएगी जिससे कि आप क्या कर सकें, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, हम लोग आराम से यहाँ पे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।